नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस। तो इसमें हम क्या करते हैं एबीजी में सबसे पहले हम नॉर्मल वैल्यू को पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू हमारी क्या होती है। इसमें एक होता है पीएच। एबीजी में जो हम वैल्यू देखते हैं पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी होती है 7.35 से लगा के 7.45। ठीक है। एक हम इसमें पढ़ते हैं कि बायोकार्बोनेट की वैल्यू होती है हमारी 22 से लगा के 27 मिलीमोल पर लीटर। और एक वैल्यू होती है हमारी, क्या नाम, CO2। CO2 की वैल्यू होती है हमारी 35 से लगा के 45 mmHg। एक वैल्यू होती है हमारी O2। इसकी वैल्यू होती है 80 से लगा के 100 mmHg। एबीजी में हम चार चीज चेक करते हैं, मेनली हम तीन चीज देखते हैं एबीजी में। मेनली हम तीन चीज देखते हैं, ठीक है। तो एबीजी में क्या आता है, हम इसमें आर्टरी सैंपल लेते हैं। आर्टरी सैंपल लेते हैं, मेनली कहाँ से लेते हैं आर्टरी सैंपल? हम दो जगहों से लेते हैं। एक तो लेते हैं हम रेडियल रेडियल सैंपल, रेडियल आर्टरी से। एक हम लेते हैं फीमोरल आर्टरी से। मैक्सिमम हम लेते हैं रेडियल आर्टरी से मैक्सिमम सैंपल लेते हैं एबीजी का। मैक्सिमम जो एग्जाम में आए एबीजी के लिए सबसे बेस्ट आर्टरी कौन सी रहेगी सैंपलिंग के लिए, तो हम उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे रेडियल आर्टरी को। ठीक। और जैसे रेडियल आर्टरी के से हम सैंपल लेते हैं, उससे पहले हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम एलन टेस्ट। इस एलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोलेक्टर ब्लड सप्लाई देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी अल्नर आर्टरी होती है ना, उसको प्रेस करके रखते हैं। वो प्रेस करने के बाद उसका सर्कुलेशन चेक करते हैं। अगर सर्कुलेशन अच्छा है तो हम रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे, ठीक है। अगर जो सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो हम दूसरी आर्टरी चेक करेंगे। चेक करने के बाद उससे हम सैंपल लेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा, क्या नाम, एबीजी के बारे में बात, कौन सी हम आर्टरी से सैंपल लेते हैं। और जहां से आप सैंपल लेते हो, सैंपल लेने के बाद उस साइट को कम से कम प्रेस करके रखना 5 मिनट तक बहुत देर, क्योंकि रेडियल आर्टरी में मतलब जितनी भी हमारी आर्टरी है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको वहां से प्रेस करके रखना है। और जो सिरिंज है, हम जो उसमें सिरिंज यूज करते हैं बीच में, वो हिपिरेनाइज सिरिंज होनी चाहिए। हिपिरेनाइज सिरिंज होनी चाहिए, जिससे कि जो हमें सैंपल लिया उसमें कोई क्लोट वगैरह ना बने, ठीक है, क्लोट को स्टॉप करने के लिए। और जो हम एबीजी लेते टाइम जो हमारा निडल का एंगल होता है वो कितना होना चाहिए? वो जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम 45 डिग्री एंगल का होना चाहिए जब हम सैंपल ले रहे सिरिंज से। और हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं 90 डिग्री एंगल को। मेनली हम लेते हैं 45 डिग्री एंगल से, ठीक है जी। तो हम एबीजी किससे लेते हैं? रेडियल आर्टरी फीमोरल आर्टरी से। मेनली हम लेते हैं रेडियल आर्टरी से। और रेडियल आर्टरी जैसे हम सैंपल लेते हैं उससे पहले हम एलन टेस्ट करते हैं। एलन टेस्ट क्या करते हैं? अल्नर की पोटेंसी चेक करने के लिए, ठीक है। और सिरिंज हमें यूज करनी है, हिप्रेनाइज सिरिंज हमें यूज करनी है, ठीक है जी। और एंगल जो होगा हमारा सिरिंज सैंपल लेने का वो होगा 45 डिग्री। और जो सेकंड प्रायोरिटी होगी हमारी 90 डिग्री, ठीक है जी। तो जैसे कि हम रिजल्ट पढ़ने भी, जैसे कि एबीजी की सैंपल की रिपोर्ट आ गई, तो हम कैसे पता करेंगे ये चीज क्या नाम है, एबीजी नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? अगर जो हमारी एबीजी वैल्यू इसके बीच हमारी जो पीएच वैल्यू 7.35 के और 7.45 के, तो नॉर्मल है। बायोकार्बोनेट 22 के या 27 के आ रहे हैं, और CO2 वैल्यू 35-45 के बीच में, और O2 वैल्यू 80 के 100 के बीच में, तो हमारी एबीजी रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर जो अब नॉर्मल रिजल्ट हम कैसे पढ़ेंगे? अब नॉर्मल है तो हम कैसे क्या बताएंगे इसको, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, कौन सी वैल्यू में इसकी प्रॉब्लम है? तो हम जो पढ़ते हैं जैसे पीएच वैल्यू, अगर हमारी पीएच वैल्यू, ध्यान रखना, पीएच वैल्यू अगर जो हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं एल्कोलोसिस होएगा। अगर हमारी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही तो एसिडोसिस होएगा।
ठीक है। पीएच वैल्यू ना, बायोकार्बोनेट वैल्यू पीएच के सेम सेम वे में चलती है। पीएच वैल्यू कम है, डिक्रीज हुई, तो बायोकार्बोनेट वैल्यू भी कम होगी। मतलब कि बायोकार्बोनेट वैल्यू पीएच वैल्यू के सेम डायरेक्शन में चलती है। और CO2 वैल्यू जो होती है, CO2 वैल्यू वो हमेशा पीएच के अपोजिट चलती है। मतलब पीएच अगर जो कम है तो CO2 बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी अब नॉर्मल कैसे कैसे रिपोर्ट पढ़ सकते हैं एबीजी की। अगर जो हमारी पीएच वैल्यू इंक्रीज है और साथ में जो हमारी है बायोकार्बोनेट वैल्यू हमारी वो भी इंक्रीज है। ठीक है। और CO2 वैल्यू हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में है, तो यहाँ पर होएगा हमारा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर हमारी पीएच वैल्यू डिक्रीज हुई प्लस हमारी बायोकार्बोनेट वैल्यू भी डिक्रीज हुई, हर CO2 वैल्यू हमारी नॉर्मल रेंज में है इसमें, तो हमारा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। ये हमारा होगा मेटाबॉलिक के लिए कि एसिडोसिस किस अवस्था में होगा और एल्कोलोसिस किस अवस्था में होगा। अगर जो हमारी पीएच वैल्यू इंक्रीज एंड CO2 वैल्यू डिक्रीज, पीएच हमारा बढ़ रहा है यहाँ पर है ना, आज CO2 कम हो रहा, तो CO2 कम हो रहा तो CO2 के लिए हम लिखते हैं रेस्पिरेटरी। पीएच हमारा क्या हो रहा, बढ़ रहा, पीएच अगर यहाँ बढ़ रहा तो हमारा क्या होगा, एल्कोलोसिस, ये होगा एल्कोलोसिस। ठीक है। अगर जो हमारा पीएच कम हो रहा एंड CO2 हमारा इंक्रीज है, तो CO2 हमारा बढ़ रहा, CO2 के लिए हम क्या लगाते हैं, रेस्पिरेटरी। पीएच हमारा यहाँ कम है, तो पीएच कम है तो उसके लिए होता है एसिडोसिस। ठीक है। तो ये चार चीज हम पढ़ते हैं नॉर्मली। अगर जो हमारी पीएच वैल्यू बढ़ रही और बायोकार्बोनेट वैल्यू बढ़ रही, तो दोनों चीज हम बढ़ रही, तो यहाँ होगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। और यहाँ पर दोनों चीज घट रही, पीएच भी घट रही है, बायोकार्बोनेट भी घट रही है, यहाँ होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। CO2 क्या होता है, पीएच के हमेशा अपोजिट चलती है। यहाँ पर पीएच वैल्यू बढ़ेगी और CO2 वैल्यू घटी, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी के लिए है ना कि CO2 के लिए है ना, CO2 पढ़ते हैं हम रेस्पिरेटरी में, और पीएच यहाँ हमारी बढ़ी तो उसके लिए होगा हमारा एल्कोलोसिस। ठीक है। यहाँ पर क्या, CO2 वैल्यू हमारी बढ़ रही है, पीएच वैल्यू कम, पीएच के लिए हम लेते हैं एसिडोसिस, CO2 हमारी यहाँ बढ़ी तो रेस्पिरेटरी होगा, तो रेस्पिरेटरी ये एसिडोसिस होगा। तो हम इसके अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम आता है ये न्यूमेरिकल इसके, तो उसको देखकर आप सही आंसर लगाओगे। जैसे कि हमारा पीएच वैल्यू एग्जाम में दे दी, पीएच वैल्यू दे दी यहाँ पर 7.44। ठीक है। और यहाँ पर दे दी बायोकार्बोनेट वैल्यू दे दी 29 और CO2 वैल्यू दे दी आपकी 38। ठीक है। तो इसमें आप कैसा करोगे कि ये मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी है, तो आप इस यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर करोगे। तो सबसे पहले वैल्यू देखो 7.45, जो पीक वैल्यू होता है नॉर्मल, जो पीएच की 7.35 से 45 होती है। अगर जो इसका पीक होता है 7.4 होता है, जो इससे कम जाती है तो यहाँ पर एसिडोसिस पढ़ेंगे, जो इससे ज्यादा जाती है तो हम यहाँ एल्कोलोसिस पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे यहाँ 7.44, तो हल्की सी वैल्यू बढ़ रही है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्कोलोसिस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 29, ये हमारा हो गया CO2 जो हमारा बायोकार्बोनेट है, ये हमारा बढ़ रहा है ना, क्योंकि हमारा 22 से 27 के बीच में नॉर्मल होते हैं, तो यहाँ होगा मेटाबॉलिक। और CO2 वैल्यू हम देखेंगे, CO2 वैल्यू होता है 35 से लगा 45, तो ये तो नॉर्मल है, 35-45 के बीच में आ गया, तो ये हमारा होगा मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ठीक, ये उसका ऐसा एग्जाम होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमें पढ़ा, पीएच वैल्यू हमारी होगी जैसे 7.38। ठीक है। और जो है बायोकार्बोनेट वैल्यू हमारी होगी 21 और हमारी जो CO2 वैल्यू होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होगी हमारी 40। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पीएच
पीएच हो रहा हमारा डिक्रीज, डिक्रीज के लिए हम क्या लगाएंगे, एसिडोसिस, एसिडोसिस। बायोकार्बोनेट भी हमारा यहाँ कम हो रहा तो उसके लिए लगाएंगे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक। CO2 हमारा यहाँ पर नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है मेटाबॉलिक के लिए। हमारा जो पीएच हो रहा या इंक्रीज हो रहा, बायोकार्बोनेट भी इंक्रीज हो रहा, तो हमारा मेटाबॉलिक आएगा। इंक्रीज के जो पीएच हमारा बढ़ा तो उसके लिए एल्कोहल लिखेंगे। अगर जो पीएच हमारा डिक्रीज हो रहा उसके लिए हम एसिड लिखें। यहाँ पीएच भी कम हो रहा, बायोकार्बोनेट भी कम हो रहा, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जो हमारा CO2 है वो नॉर्मल स्टेज में है। ठीक है, ये है हमारे मेटाबॉलिक के लिए। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी के लिए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कब हो गया। यहाँ पर जैसे कि रेस्पिरेटरी हम पढ़ेंगे, ये किसी की यहाँ पीएच होगा, जो पीएच वैल्यू होगी 7.46 मान लें, और यहाँ पर जो CO2 वैल्यू है वो है 32, और बायोकार्बोनेट वैल्यू है हमारी 25। ठीक है, तो हम पीएच वैल्यू देख रहे हैं। पीएच वैल्यू क्या हो रही है हमारी, बढ़ने के लिए क्या इंक्रीज हो रही, तो यहाँ होगा एल्कोलोसिस, कोलोसिस। ठीक है, अब CO2 यहाँ कम हो रही, CO2 कम हो रही, CO2 का मतलब होता है हमारा रेस्पिरेटरी है, तो यहाँ आ जाएगा रेस्पिरेटरी। अब बायोकार्बोनेट, बायोकार्बोनेट 25, ये है हमारी 22 के 27 के रेंज के बीच में, तो उसका तो मेटाबॉलिक का तो इससे लेना देना नहीं, तो ये हमारा होगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, पीएच वैल्यू 7.34 एंड CO2 वैल्यू हमारे दे दी यहाँ से 47, और बायोकार्बोनेट वैल्यू दे दी 27। ठीक है, अब हमारा यहाँ पीएच क्या हो रहा है, पीएच हमारी हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज के लिए हम लगाते हैं एसिडोसिस, और इंक्रीज के लिए हम लगाते हैं एल्कोलोसिस, और डिक्रीज के लिए लगाते हैं एसिडोसिस। और यहाँ हमारी CO2 रही में फ्लक्चुएशन हो रहा, CO2 के लिए लगाते हैं रेस्पिरेटरी, तो हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। यहाँ बायोकार्बोनेट हमारा नॉर्मल रहेगा। तो हम ऐसे रेस्पिरेटरी फंडिंग कर सकते हैं कि जहाँ पर पीएच वैल्यू बढ़ रही है, CO2 कम हो रही, तो हमारा रेस्पिरेटरी हमारा एल्कोलिसिस होगा। एल्कोलिसिस लगाते हैं हम पीएच की वैल्यू बढ़ रही, और जो CO2 में कम बत्ती चढ़ा हुआ है तो उसके लिए हम लगाते हैं रेस्पिरेटरी। बायोकार्बोनेट जो हमारा नॉर्मल अवस्था में यहाँ पर, और जहाँ पर हमारी पीएच वैल्यू कम हो रही है और CO2 वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारा समझ लो हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो इसके बाद हम 3 वैल्यू और पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली होता है, जहां पर नोट सेट सभी क्वेश्चन आते हैं। तीन न्यूमेरिकल और बनते हैं एग्जाम में। एक होता है कंपनसेशन, कंपनसेशन। एक होता है पार्सल कंपनसेशन, एक होता है अनकंपनसेशन, अनकंपनसेशन। इसमें क्या होता है कंपनसेशन में, इसमें जो हमारी पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू है जो वह हमारी नॉर्मल दायरे में रहेगी, नॉर्मल रेंज में रहेगी, और वहीं से कम बत्ती रहेगी 7.35 या 7.45, इसके बीच में डिक्रीज होगी, इसी के बीच में वह इंक्रीज होगी। बाकी जो दोनों वैल्यू है, बायोकार्बोनेट और CO2, वो अपनी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, कहीं तक मतलब कोई सी रेंज में चली जाएगी, मतलब कि 27 से बाहर भी हो जाएगी, CO2 अपना 35 से कम या ज्यादा भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंपल्सन है, मतलब कि इसमें पीएच वैल्यू को ध्यान रखना चाहिए, कम उसमें मतलब कि इस रेंज में होगी, नॉर्मल रेंज में होगी। ठीक है, नॉर्मल रेंज में डिक्रीज या इंक्रीज होगी। जो पार्सल कंपनसेशन है, इसमें क्या होगा, पार्सल कंपनसेशन में तीनों वैल्यू, जैसे हमारा पीएच और हमारा CO2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोकार्बोनेट हुआ, इन तीनों ही वैल्यू में हमारा क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, डिक्रीज इंक्रीज होगी, तीनों वैल्यू हमारी अब नॉर्मल पाई जाएगी। ठीक, और जो हमारी अनकंपनसेशन है, अनकंपनसेशन में क्या होगा, हमारी जो पीएच वैल्यू है उसकी रेंज है ना 7.35 से बहुत कम हो जाएगी, या 7.45 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। बाकी इनमें से कोई भी एक वैल्यू या CO2 की कम डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी, या हमारी बायोकार्बोनेट की कोई भी एक वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा अनकंपनसेशन के बारे में बात है।
कंपनसेशन में क्या होगा, हमारा पीएच की वैल्यू 7.35 से 7.45 के बीच में ही इंक्रीज डिक्रीज होगी। बाकी इनमें से कोई कार्बोनेट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। और पार्सल कंपनसेशन में पढ़ा कि हमारी तीनों ही वैल्यू का अनफ्लक्चुएशन हो जाएगा, ठीक है। और अनकंपनसेशन में क्या होगा, अनकंपनसेशन में जैसे बता कि इसमें पीएच वैल्यू का कोई भी अता पता नहीं होगा, कि वह अपनी रेंज से 7.35 से 7.45 से फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो हम जैसे न्यूमेरिकल इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल आ गया, पीएच वैल्यू हमारी दे दी 7.48, बायोकार्बोनेट वैल्यू दे दी, बायोकार्बोनेट वैल्यू दे दी इसमें 29, और CO2 वैल्यू जो दे दी, CO2 वैल्यू दे दी इसमें जैसे कि 48। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें क्या हो रहा, 7.48 मतलब कंपनसेशन तक बाहर जा रहा। नॉर्मल एज हमारी कितनी होती है, 7.35, तो लगाएगा 7.45। ये चीज तो पक्की होगी, ठीक है। अब इसके बाद बाहर जा रही है बायोकार्बोनेट वैल्यू, इसमें भी नॉर्मल एज सब आ जा रही है, क्योंकि जब हमारी होती है 22 से 27 के बीच में नॉर्मल होती है। CO2 वैल्यू हमारी क्या होती है, 35 से लगा कर 45 के बीच में नॉर्मल होती है, ये भी नॉर्मल हो रही है। तो जहां पर तीनों वैल्यू में ही कम बत्ती हो जाए, मतलब कम या ज्यादा हो जाए, तो समझ ले वहां पार्सल कंपनसेशन है, पार्सल कंपनसेशन। उसके बाद हमारे पार्सल कंपनसेशन तो हो गया, इसके बाद 7.48, तो यहाँ पीएच की वैल्यू हो रही इंक्रीज। इसके लिए हम लगाते हैं एल्कोलोसिस। अब उसके बाद चीज देखने वाले है कि हमारा CO2 की वैल्यू देखेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखेंगे। अब इसमें CO2 बढ़ रहा है, इनका पीएच बढ़ रहा, तो ये चीज हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पीएच और CO2 की बढ़ती नहीं है, तो पीएच हमेशा CO2 का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर CO2 अगर जो डिक्रीज होती तो रेस्पिरेटरी होता। यहाँ पर क्या होता, हमारा बायोकार्बोनेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो बायोकार्बोनेट की बढ़ रही है, यहाँ पीएच की बढ़ रही है, तो यहाँ मेटाबॉलिक आएगा, मेटाबॉलिक। तो जैसे कि होगा पार्सली कंपनसेशन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। किस वजह से हुआ है कि यहाँ पर ये क्या हुआ, तीनों वैल्यू का अनफ्लक्चुएशन है, तो जैसे कि इनकी डिग्री हो रही, और यहाँ पर बायोकार्बोनेट बढ़ रहा पीएच के साथ साथ, तो यहाँ का मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें। दूसरा एग्जांपल यह है कि हमारी जो वैल्यू है पीएच वैल्यू, ये हमारी है 7.44, ठीक है। और जो हमारी बायोकार्बोनेट वैल्यू है वो है हमारी 25, ठीक है। और जो हमारी CO2 वैल्यू है, CO2 वैल्यू जो है हमारी, वो है हमारी 32, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या हमारा वैल्यू हम चेक करेंगे, इसमें जो है पीएच हमारा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं सबसे पहले एल्कोलोसिस। अब इसमें हम तीनों वैल्यू चेक करेंगे कि इसमें तीनों वैल्यू कौन कौन सी रेंज में जा रहे हैं। 7.45 ये हमारा नॉर्मल वैल्यू हमारा ना, 7.35 के 7.45 के बीच में, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा आएगा, तो ये तो होगा कि ये तो पक्का होगा कि यहाँ कंपनसेशन होगा, ठीक है, कंपनसेशन, ठीक है। बायोकार्बोनेट वैल्यू यहाँ हमारी क्या नॉर्मल है, ये 22 के 27 के बीच में है। अब ये CO2 वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है CO2 वैल्यू, तो CO2 वैल्यू हमारी कितने होती है, 35 से 45 के बीच में, तो यहाँ का रेस्पिरेटरी, ठीक है जी। क्योंकि रेस्पिरेटरी जो CO2 है वो पीएच के हमेशा अपोजिट है, यहाँ पर पीएच बढ़ रहा, CO2 यहाँ कम हो रहा, तो यहाँ क्या होगा, रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पर पीएच बढ़ा तो एल्कोहलिस होगा। और रेंज कितनी है, इसकी पीएच की 7.35 के 7.45 के बीच में, तो यहाँ होगा कंपेंसेशन, तो कंपनसेशन रेस्पिरेटरी एल्कोहलिस होगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, पीएच हमारा है 7.50,
ठीक है। बायोकार्बोनेट हमारा वैल्यू है जो हमारी है, वो है हमारी जैसे कि एग्जाम्पल मान लें 31, और जो CO2 वैल्यू है जो हमारी, CO2 वैल्यू है जो हमारी, वो आ गई हमारी 40। ठीक। अब यहाँ फिर वही फंडा लगाओ 7.450, तो बहुत ज्यादा हो गया ना 7.450, तो यहाँ क्या 7.450, तो यहाँ अनकम्पेसेशन तो जरूर पक्का आएगा। अनकम्पेसेशन ये तो यहाँ से डिसाइड होगा पीएच को देख के, और एक पीएच यहाँ बढ़ रहा, पीएच बढ़ रहा तो यहाँ पर एल्कोलोसिस तो पक्का होगा 101%। एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस। ठीक है। अब हम देखेंगे बायोकार्बोनेट की वैल्यू हम और कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारी 35 के और 45 के बीच में, तो ये तो नॉर्मल है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब हम पढ़ते हैं बायोकार्बोनेट की वैल्यू। बायोकार्बोनेट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है जी। बायोकार्बोनेट की यहाँ वैल्यू बढ़े तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाबोलिक, 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 तो ये क्या होगा, अनकंपनसेशन मेटाबोलिक एल्कोसिस होगा। ठीक है। तो ये हमारे इसके कंपनसेशन, अनकंपनसेशन और पार्शियल अनकंपनसेशन के बारे में बात होगी। ठीक है। जो भी कहीं पर डाउट दिखे बीजी में न्यूमेरिकल में, तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो उसमें। ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल एबीजी रिलेटेड हो वो आप भेज सकते हो। ठीक है। तो आज हमें एबीजी के बारे में पढ़ा। एबीजी होते हैं आर्टियल ब्लड गैस, इसमें जो हम सैंपल लेते हैं मीडियम रेडियल से लेते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं हम फीमोरल आर्टरी से। ठीक है जी। और जो इसमें जो हम फीमोर जैसे रेडियल आर्टरी सैंपल लेते हैं उसमें हम एक टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट क्यों करते हैं, अल्नर की पेटेंसी जानने के लिए। और जहाँ से हम सैंपल लेते हैं वहाँ पर हमने 5 मिनट कम से कम उसको प्रेस करके देखना है, और जो एंगल होता है सिरिंज का, तो हम 45 डिग्री होना चाहिए, और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं 90 डिग्री भी हम ले सकते हैं। और जो सिरिंज होती है सिर्फ एबीजी लेने की, वो हेपरेनाइज होनी चाहिए। ठीक है जी, जिससे कि क्लोट ना बने इसमें एबीजी सैंपलिंग में। ठीक है। उसके बाद हमें पीएच वैल्यू पड़ी। पीएच वैल्यू नॉर्मल कितने होते हैं, 7.35 से लेकर 7.45। बायोकार्बोनेट वैल्यू होती है 22 से 27, और जो हमारी CO2 वैल्यू होती है 35 से 45, और जो हमारी O2 वैल्यू होती है वो है 80 से 100 mmHg। अगर जो हमारा पीएच बढ़ रहा और बायोकार्बोनेट बढ़ रहा तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा। जो पीएच भी कम हो रहा और बायोकार्बोनेट भी कम हो रहा तो मेटाबॉलिक हमारा होगा एसिडोसिस। अगर हमारा पीएच बढ़ रहा और जो हमारा CO2 घट रहा तो होगा रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, क्योंकि हमारा पीएच बढ़ रहा, और जो पीएच कम हो रहा CO2 बढ़ रहा तो हमारा होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। CO2 हमेशा पीएच के अपोजिट चलती है, और जो बायोकार्बोनेट है वो पीएच के में सेम डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद हमें हमें तीन चीज और पड़ी, कंपनसेशन, अनकंपनसेशन और पार्सल पार्सल कंपनसेशन। तो उसके तीन तीन रूल पड़े। जैसे कि कंपनसेशन में क्या होगा, तो इसमें क्या है, पीएच वैल्यू नॉर्मल रेंज में रहेगी, उसके दायरे में वो डिक्रीज या इंक्रीज होती रहेगी 7.35 के 7.45 की। बाकी दोनों दोनों वैल्यू बायोकार्बोनेट CO2 वो अपना डिक्रीज इंक्रीज होगी। उस हिसाब से हम रेस्पिरेटरी देखेंगे या मेटाबॉलिक होंगे, वो हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा। और जो पार्सल कंपनसेशन है उसमें क्या होगा, उसमें तीनों ही वैल्यू, हमारी तीनों ही वैल्यू अब नॉर्मल पाई जाएगी, होता है वहां पर होता है पार्सल अनकम्पेसेशन। और जो हमें तीसरा पढ़ा वो पढ़ा अनकम्पेसेशन। अनकम्पेसेशन में क्या होगा, जो पीएच वैल्यू होगी वो इससे बाहर या कम होती है, 7.45 से ज्यादा होगी या फिर 7.35 से कम होगी। बाकी इनमें से दोनों में से कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है। तो ये आज हमारा एबीजी के बारे में बात है। यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।